ये कहानी एक जवान और खूबसूरत औरत की है जो अपने से दोगुनी उम्र के आदमियों के साथ संबंध बनाती है, जिसके चलते उस पर अपने ही एक बॉयफ्रेंड को मारने का इल्जाम लगता है। उसके बाद क्या होता है वो हमें मूवी में पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी एंड्रयू मार्स को दिखाते हुए जो बेड पर लेटे हुए अपने ही इंटीमेसी की वीडियो टीवी पर देख रहा था और कुछ ही देर में देखते देखते वो मर जाता है। अगली सुबह पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। थोड़ी देर बाद क्राइम सीन पर गवर्नमेंट लॉयर रॉबर्ट भी पहुंचता है। डॉक्टर रॉबर्ट को बताता है कि एंड्रयू की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंड्रयू और उसकी गर्लफ्रेंड की वीडियो रिपीट पर चलती रहती है। एक पुलिस ऑफिसर की नजर बेड पर पड़ती है। वहाँ कुछ निशान देखकर वो कहता है कि मौत के दौरान एंड्रयू के हाथ बेड से बंधे हुए थे और ये साफ तौर से मर्डर है। तभी वह एंड्रयू की सेक्रेटरी जॉयन आती है। उसका कहना था कि एंड्रयू को उसकी गर्लफ्रेंड ने मारा होगा जो कि उसके साथ उस वीडियो में इंटीमेट हो रही है। कुछ दिन पहले ही एंड्रयू ने $8 मिलियन की जायदाद अपनी गर्लफ्रेंड के नाम की थी। ये सब सुनकर पुलिस का पूरा शक एंड्रयू की गर्लफ्रेंड रेबेका पर जाता है। फिर नेक्स्ट डे पुलिस रेबेका को इंटेरोगेशन के लिए बुलाती है, जहाँ वो अपने लॉयर फ्रैंक के साथ पहुंचती है। रॉबर्ट रेबेका से पूछता है कि क्या एंड्रयू की डेथ की रात को तुमने कोकीन ली थी? तब रेबेका क्लियरली मना कर देती है। रॉबर्ट ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एंड्रयू की डेड बॉडी में कोकीन पाई गई थी। एक्चुअली उस रात रेबेका एंड्रयू के साथ थी और वो दोनों इंटीमेट भी हुए थे, पर रेबेका का कहना था कि वो इंटीमेसी के बाद ही वहां से चली गई थी। लेकिन पुलिस और रॉबर्ट का पूरा शक था कि रेबेका ने ही $8 मिलियन के लिए एंड्रयू का मर्डर किया है। रेबेका का लॉयर फ्रैंक कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर पुलिस ऑफिसर रेबेका को अरेस्ट कर लेता है, जिस बात से गुस्से में आकर फ्रैंक रॉबर्ट से कहता है कि तुम ये सब क्या करवा रहे हो। जिस पर रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें नहीं पता, एंड्रयू ने मरने से कुछ वक्त पहले ही $8 मिलियन की जायदाद रेबेका के नाम की थी, तो उसके पास एक बड़ी वजह थी एंड्रयू को मारने की। ये सब फ्रैंक को नहीं पता था। कुछ ही देर में फ्रैंक रेबेका को बेल पर छुड़ा लेता है। फिर कोर्ट की सुनवाई का दिन आता है। एंड्रयू का केस रॉबर्ट लड़ रहा था। वो जूरी मेंबर से कहता है कि रेबेका एक कैरेक्टरलेस औरत है। इसने जानबूझकर अपने से बहुत बड़े आदमी के साथ अफेयर किया ताकि उसके पैसों को हथिया सके। रेबेका एंड्रयू के साथ हैवी सेक्सुअल एक्टिविटीज करती थी और क्योंकि एंड्रयू एक हार्ट पेशेंट था तो उनसे उसके हार्ट पर बहुत गहरा दबाव पड़ता था। और जब एंड्रयू इन हैवी सेक्सुअल एक्टिविटीज के बाद भी नहीं मरा तो उसके नेजल स्प्रे में वो कोकीन डालती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। पर फ्रैंक जूरी से कहता है कि ये केस इस बारे में नहीं है कि रेबेका कैसी है या उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या हैं। हमें इस केस में फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद उस डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसने एंड्रयू का पोस्टमार्टम किया था। रॉबर्ट डॉक्टर से पूछता है कि एंड्रयू की डेथ का कारण क्या था, जिस पर डॉक्टर कहता है कि कोकीन की वजह से, लेकिन उनके हाथों पर निशान थे जिससे पता चलता है कि शायद उन्हें बांधकर कोकीन दी गई थी। जिस बात पर फ्रैंक ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि वो निशान पहले के भी हो सकते हैं। जिसके बाद गवाही के लिए एंड्रयू के पर्सनल डॉक्टर को बुलाया जाता है। रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या पहले भी कभी एंड्रयू ने कोकीन ली थी, जिस पर वो कहता है कि हाँ, उसने एक बार कोकीन ली थी जिसकी वजह से वो बस मरते मरते बचा था। जिस बात पर सबका ध्यान खींचते हुए रॉबर्ट कहता है कि जब वो कोकीन की वजह से एक बार मरने की कगार पर पहुंच गया था तो वो दोबारा कोकीन क्यों लेगा। किसी ने पक्का जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो मारा जाए। अब एंड्रयू की पर्सनल सेक्रेटरी जॉयन को गवाही के लिए बुलाया जाता है। वो कहती है कि मैंने एक बार रेबेका को कोकीन लेते हुए देखा था। जब कभी भी एंड्रयू और रेबेका इंटीमेट होते थे तो रेबेका गेम्स खेलती थी, जिसकी वजह से एंड्रयू को हार्ट प्रॉब्लम्स होती थी। और जिस दिन एंड्रयू की डेथ हुई थी उसी दिन एंड्रयू ने मुझसे कहा था कि रेबेका किसी दिन इंटीमेसी के दौरान मुझे मारकर ही छोड़ेगी। ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रैंक कहता है कि हो सकता है एंड्रयू ने तुमसे ऐसा कुछ कहा हो, लेकिन एंड्रयू रेबेका के शिकागो शिफ्ट होने की वजह से काफी परेशान था। फ्रैंक के पास कुछ रिपोर्ट्स भी थी जिनसे ये साबित होता है कि जॉयन एक ड्रग एडिक्ट थी और उसने कुछ ही वक्त पहले कोकीन का नशा करना छोड़ा था। वो कोर्ट में एक टेप भी पेश करता है जिसमें एंड्रयू और उसकी सेक्रेटरी जॉयन सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। फ्रैंक कोर्ट में साबित करता है कि रेबेका से पहले एंड्रयू अपनी सेक्रेटरी के साथ रिलेशनशिप में था
जिसके नाम उसने $250 की विल भी बनाई थी। लेकिन जब रेबेका एंड्रयू की लाइफ में आ गई तो एंड्रयू के लिए जॉयन इतनी खास नहीं रही, जिसके चलते ही जॉयन ये सब इल्जाम रेबेका पर लगा रही है। रेबेका और फ्रैंक के लिए आज की सुनवाई बहुत अच्छी गई, जिसके बाद रात को फ्रैंक रेबेका को उसके घर पर ड्रॉप करता है, जहाँ रेबेका फ्रैंक से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहोगे। तब फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हारा लॉयर हूँ और हमारे रिश्ते को प्रोफेशनल रहने दो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहकर वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। वो वहाँ से रेबेका को देखने लगता है और रेबेका भी अपने घर का दरवाजा बंद नहीं करती। फ्रैंक अपने आप को रोक नहीं पाता, जिसके बाद वो रेबेका के पास पहुंचता है, जहाँ वो दोनों वायलेंटली इंटीमेट होते हैं। रेबेका जब भी इंटीमेट होती थी तो वो उस दौरान कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी। नेक्स्ट हियरिंग में पता चलता है कि एंड्रयू का पर्सनल डॉक्टर जो था वो रेबेका का भी पर्सनल डॉक्टर था, जो उन दोनों की रिलेशनशिप से पहले ही उन दोनों का इलाज कर रहा था। रॉबर्ट उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या रेबेका को पता था कि एंड्रयू एक हार्ट पेशेंट है। तब वो डॉक्टर कहता है कि हाँ, जिस बात पर फ्रैंक ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे और रेबेका के रिलेशनशिप के बारे में सब पता है। जब रेबेका ने तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने से मना कर दिया तो उस बात से तुम बहुत दुखी हुए, जिस पर तुमने उसे धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और तुम कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके साथ कोर्ट की आज की सुनवाई खत्म हो जाती है। सुनवाई अच्छी जाने की वजह से रेबेका बहुत खुश थी, जिस वजह से वो फ्रैंक को लिफ्ट में सीड्यूस करती है और पार्किंग एरिया में वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं, जो कि बहुत वायलेंट और पेनफुल था। अगली सुनवाई में रॉबर्ट एक नए गवाह को बुलाता है, जिसके बारे में फ्रैंक को कोई जानकारी नहीं थी। इस आदमी का नाम जेफरी है, जिसके साथ भी रेबेका का रिलेशनशिप रह चुका था। ये भी एक अधेड़ उम्र का अमीर आदमी था। वो बोलता है कि मेरी और रेबेका की सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंटेंस थी। वो इंटीमेसी के दौरान चार्ज में रहना पसंद करती है। वो बताता है कि मैं उसके प्यार में इस कदर दीवाना था कि मैंने अपनी पूरी जायदाद तक उसके नाम कर दी थी। एक दिन जब हमारी इंटीमेसी के दौरान उसने मेरे हाथ बेड से बांधे तो मैंने ऐसे रिश्ते बनाने से मना कर दिया, जिसके कुछ दिन बाद रेबेका ने मुझे छोड़ दिया। वो ये भी बताता है कि मैं भी एक हार्ट पेशेंट हूँ और ऐसी हैवी सेक्सुअल एक्टिविटीज से मेरे दिल पर बुरा असर पड़ रहा था। रॉबर्ट इन सब से ये साबित करना चाहता था कि रेबेका एक बड़ी ही वाहियात, चरित्रहीन और लालची किस्म की औरत है, जो अपने से दोगुनी उम्र के आदमियों को फंसाती है ताकि उनके पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। जेफरी की बातों को सुनकर फ्रैंक को बहुत बुरा लगता है कि वो फ्रैंक का भी सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। जब फ्रैंक रात को रेबेका से मिलता है तो वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि रेबेका की वजह से फ्रैंक की मैरिड लाइफ भी खतरे में आ चुकी थी। वो अपने घर वापस जाना चाहता था, लेकिन रेबेका उसे परेशान करते हुए सीड्यूस करने लगती है, जिसके बाद वो इंटीमेट होना शुरू करते हैं। लेकिन इस बार जब रेबेका फ्रैंक को हैंडकफ करने की कोशिश करती है तो फ्रैंक उल्टा उसे बांध देता है और उसके साथ वायलेंटली इंटीमेट होता है। अगली कोर्ट की सुनवाई में रेबेका अपना पक्ष रखते हुए बताती है कि मैंने जेफरी से ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि जेफरी एक गे है और मैंने उसे किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशंस बनाते हुए देख लिया था। जेफरी ये सब सुन के शर्मिंदगी के साथ वहाँ से चला जाता है, जिससे रॉबर्ट के सारे गवाह, डॉक्टर्स, एंड्रयू की पर्सनल सेक्रेटरी और जेफरी सब झूठे साबित हो जाते हैं। जिसके बाद जज और जूरी मेंबर्स फैसला लेते हैं कि रेबेका बेगुनाह है और उसे आजाद कर दिया जाता है। इस बात से रेबेका बेहद खुश नजर आती है। वो फ्रैंक को थैंक यू बोलती है और जाते जाते ये भी कहती है कि तुमने मुझे भी यकीन दिला दिया कि मैंने ये खून नहीं किया, जिससे एकदम फ्रैंक सरप्राइज हो जाता है। उसी रात फ्रैंक रेबेका को बिना बताए उसके घर पहुंचता है, जहां वो रेबेका और एंड्रयू के पर्सनल डॉक्टर को एक साथ देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में अब भी रिलेशनशिप है और ये सब इनका ही प्लान था। तब फ्रैंक कहता है कि तुमको कोकीन डॉक्टर ने दिए होंगे ताकि तुम उससे एंड्रयू को हार्ट अटैक से मार डालो, और कोर्ट में भी तुम एक दूसरे के खिलाफ इसलिए थे ताकि तुम पर कोई शक ना करे। इन्हीं बातचीत के दौरान डॉक्टर को रेबेका और फ्रैंक की सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो एकदम गुस्से में आकर रेबेका को मारने लगता है। फ्रैंक पूरी कोशिश करता है कि रेबेका को बचा सके, लेकिन प्यार में धोखा खाया हुआ डॉक्टर आखिरकार रेबेका को गोली मार मार कर खत्म कर देता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और डॉक्टर को अरेस्ट कर लेती है। वहाँ पर रॉबर्ट भी होता है। वो फ्रैंक से कहता है कि कर्मा रियल है,
आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसके साथ मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें एक बड़ी ही लालची, घटिया, चरित्रहीन और खूनी औरत को दिखाया गया है, जो कि पैसों और अपने फायदे के लिए आदमियों के साथ रिश्ते बनाती थी। बट कर्मा इज अ रियल थिंग। जैसा करोगे एक न एक दिन आपको वैसा भरना ही पड़ता है। कोई किसी इंसान को धोखा देकर उसे पूरी तरह से बर्बाद तो कर सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल कोई ना कोई उसके साथ भी ऐसा जरूर करेगा। और यही हमें मूवी की एंड में रेबेका की मौत के साथ दिखाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।